प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं गोपीराम, हिंदी व्याख्याता, नेपाल चूरू से। काफ़ी लंबा समय हो गया। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था, भाषा शब्द की उत्पत्ति का संक्षिप्त परिचय पर हमारी चर्चा हुई थी। कारण ये रहा कि कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण वीडियो अच्छे से बने, इसके लिए उपकरण उपलब्ध नहीं थे। बड़ी कोशिश के बाद उपकरण उपलब्ध हुए हैं, इसलिए पुनः आपका और मेरा एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए और सिखाने के लिए पुनः परिचय हुआ है। आज हम उसी टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारा जो YouTube चैनल है, इसका नाम मैंने रखा था अपनी भाषा। तो अपनी भाषा YouTube चैनल में एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पहले हमने पढ़ा था भाषा। भाषा शब्द की पूरी व्याख्या मैं कर चुका हूं और अगर आप चाहें तो मैं उस वीडियो को आपको दोबारा शेयर कर सकता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच संप्रेषण और अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हम अपने विचारों का, हम अपनी भावनाओं का, सूचनाओं का आदि का एक दूसरे के मध्य जब व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम अभिव्यक्त करना कह सकते हैं और संप्रेषण करना कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा के बाद, भाषा की व्याख्या के बाद, भाषा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। जैसा कि आप जानते हैं, मौखिक मुख प्लस इक प्रत्यय के जुड़ने से बनता है, अर्थात मुख से जो हम उद्बोधन देते हैं, भाषण देते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उन्हें मौखिक भाषा के रूप में माना जाता है। और यदि आप व्याकरण की दृष्टि से जो हमारी राजस्थान बोर्ड की व्याकरण की किताब है, उसके अनुरूप यदि मौखिक भाषा की परिभाषा याद करना चाहते हैं तो वो परिभाषा आपके सामने है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों एवं उद्बोधनों के प्रयोग में लाई जाती है। ये इसकी स्टिक और छोटी परिभाषा है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात ध्यान में रखना, आप पासबुक्स और अन्य किताबों की परिभाषा कम से कम याद करें, क्योंकि जब भी आप राजस्थान बोर्ड की परीक्षा देंगे तो सबसे ज्यादा उचित और अच्छी परिभाषा है वो हमारी राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत व्याकरण की परिभाषा को ही समझा जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल मैंने बोर्ड की कॉपियों के साथ जो कुंजी आई थी, उसमें देखा तो उसमें जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी उत्तर हैं, हमारी राजस्थान बोर्ड सरकार द्वारा जो व्याकरण की पुस्तक है उसी की परिभाषाओं को और उन्हीं के शब्दों का चयन किया गया है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा हम हमारे पाठ्यक्रम की निर्धारित पुस्तक का उपयोग करें। दूसरी बात, पासबुक्स और अन्य किताबों की परिभाषाओं को आप प्रश्न के उत्तर के रूप में चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो मौखिक परिभाषा जो मुख से प्रकट की जाती है, एकदम संक्षिप्त परिभाषा के रूप में हम ऐसा भी मान सकते हैं। फिर दूसरा प्रकार है लिखित। लिखित का मतलब लिखना, लिखने के द्वारा
लिखने में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्ण को मिलाकर के निर्माण होता शब्द, शब्द पद और उसके बाद वाक्यों का निर्माण होता है। तो लिखित भाषा की परिभाषा आपके सामने है। लिखित भाषा में पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यहां एक शब्द नया आया है लिपि, जिसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ये एक तरीके से भाषा का माध्यम साधन है जिसके तहत ही भाषा के अंकों का, मात्राओं का आदि को जोड़ करके और भाषा के रूप में निर्माण होता है। तो ये तो हो गई हमारे भाषा के दो प्रकार, पहली मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। इसके बाद हर बड़ी चीज के सहायक रूप में छोटी इकाई होती है या उसका उप के रूप में स्वरूप होता है। जैसा हमने अभी पढ़ा भाषा, भाषा के बाद उससे थोड़ा नीचे जाते हैं तो उपभाषा या उसको हम बोली कह सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, भाषा, उपभाषा और बोली जब आप पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज से रहते हैं कि भाषा ही वही होती है, बोली भी वही होती है, तो ऐसा क्या है जो इन्हें अलग विभक्त करता है। तो मैं अपनी भाषा में आपको प्रकट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। भाषा है वो एक मानक रूप होता है। भाषा को हम अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं बदल सकते, मानक रूपों के तहत ही उसका निर्धारण किया जा सकता है। ऐसा भी कह सकता हूं, भाषा एक तरीके से स्वतंत्र इकाई नहीं है, क्योंकि वो नियमों के तहत बंधी होती है। उसका साहित्य होने के कारण हम अपने मनचाही भावनाओं के अनुरूप नहीं डाल सकते। जबकि दूसरी है बोली। बोली शब्द का दूसरा नाम ही भाषा है। देखिए बोली है वो स्वतंत्र है और वो न ही किसी मानक रूप से बंधी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के थोड़े से 5 से 4 कोस आप जाकर देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको कुछ परिवर्तन मिलेगा। और क्षेत्र से बाहर नहीं, हमारे घर में भी सदस्यों के द्वारा एक ही शब्द की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। जैसे घर में यदि कोई एक बच्चा है तो किसी ने उसको बच्चा कह दिया, थोड़ा सा आज के अंग्रेजी चलन के हिसाब से कोई उसे बेबी कह देता है। और हमारे घर में पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, वो यदि गुस्से में हों तो उसे टिंगर भी कह देते हैं। देखिए बच्चा, बेबी, टिंगर और भी नाम हो सकता है छोटा लड़का। एक ही शब्द है लेकिन बोलने वाले अलग अलग होने के कारण एक ही शब्द के अलग अलग रूप हो गए हैं। ये होती है बोली। यानी जो भी व्यक्ति बोलता है वो बंधा नहीं रहता है, जैसा भी उसके मुंह से आता है सामने वाली वस्तु, व्यक्ति, साधन अपने अनुरूप ही उन्हें बोल देता है। ये थोड़ा सा अंतर है। तो भाषा को हम मनचाहे रूप से अपने शब्दों में नहीं ढाल सकते, जबकि बोली है उसे हम अपने उस वक्त के हाव भाव, जैसा हमारा शांत मन है तो निश्चित रूप से हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, और यदि हम गुस्से में हैं तो उसी चीज को, उसी वस्तु को, उसी व्यक्ति को, उसी सामग्री के अनर्गल रूप से दूसरे अर्थ या दूसरे शब्द भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बोली और भाषा में अंतर है। अब आपके सामने बोर्ड पे साफ लिखा हुआ है, व्याकरण की दृष्टि से बोली या उपभाषा की परिभाषा क्या होती है। एक सीमित क्षेत्र, ये ध्यान दीजिए आप, सीमित क्षेत्र, लंबा चौड़ा भाग नहीं होगा। सीमित क्षेत्र का मतलब
बहुत ही कम जगह या कम स्थान में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय, दूसरा रूप शब्द है स्थानीय रूप। वहां की जो बोली है, वहां के जो हाव भाव या व्यवहार की बातें, उनके अनुरूप स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। अब देखिए, आपके जिज्ञासा को कि अंतर को हम सुनावार नहीं याद कर सकते, तो मैंने उसके 2-3 पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं। इन पॉइंट्स के बिंदुओं के हिसाब से आप एकदम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहला है भाषा और बोली में अंतर। आपके सामने चार्ट बना हुआ है, 3 बिंदुओं के माध्यम से मैंने इसे स्पष्ट किया है। सबसे पहला बिंदु है भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे विस्तृत क्षेत्र पूरे देश में हो सकता है, कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जो विश्व स्तर पर भी बोली जाती हैं। तो विस्तृत क्षेत्र जिसे हम असीमित भी कह सकते हैं। जैसे भाषा हमारी हिंदी है राष्ट्रभाषा, तो वो पूरे देश में बोली जाती है। इसके अलावा देश से बाहर भी बोली जा सकती है, इसलिए हो गया ये विस्तृत क्षेत्र। नंबर 1 बोली सीमित क्षेत्र, यानी बोली का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बहुत सीमित होगा और उससे आगे बढ़ते वो चेंज हो जाती है, इसीलिए सीमित क्षेत्र का उपयोग किया गया है। नंबर 2 भाषा का शब्दकोश एवं व्याकरण होता है। शब्दकोश क्या होता है? आजकल हमारे व्यवहार में हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का उपयोग होने के कारण कुछ छात्रों की समस्या हो सकती है कि ये क्या होता है। यदि आप इसको तोड़ेंगे, शब्द प्लस कोश, शब्दों का भंडार, और अंग्रेजी में जिसे आप डिक्शनरी कहते हैं, वही ये चीज है। भाषा के जो शब्द हैं उनको संकलित कर लिया जाता है और मान्यता प्राप्त होने के बाद उन्हें एकीकृत किया जाता रहता है, और ये नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है व्याकरण, जिसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में भी है। व्याकरण वो शास्त्र होता है जो किसी भाषा को नियमों के अंदर समाहित करता है या नियमों से उसकी पूर्ण व्याख्या होती है। लेकिन दूसरी तरफ वही 2 नंबर बिंदु है बोली। बोली का अपना शब्दकोश एवं व्याकरण नहीं होता। शब्दकोश इसीलिए नहीं होता क्योंकि जगह के हिसाब से उसी शब्द के अलग रूप बना लिए जाते हैं, और व्याकरण जिसके नियम नहीं हो, बोली के लिए कोई नियम नहीं है, वो स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसका व्याकरण भी नहीं होता। नंबर 3 भाषा का साहित्य होता है, या फिर थोड़ा सा आप उलझन में हो सकते हैं, साहित्य क्या होता है? साहित्य किसी भी भाषा, किसी भी ऐसी कोई वस्तु या ग्रंथ जिसका कब उसका प्रारंभ हुआ, कब उसको लिखा, उसके बाद किसने उसमें क्या सुधार किया, उसमें परिवर्तन है, वो निरंतर रूप से शामिल किए जा सकते हैं। अर्थात उसका उद्गम से लेकर सतत या अनवरत रूप से उसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं, संशोधन हैं, वो उसमें जुड़ते जाते हैं और नियमों के तहत उन्हें आगे जोड़ दिया जाता है, वो होता है साहित्य। इसलिए भाषा का अपना एक साहित्य होता है। आप कई भाषाओं के बारे में जानते हैं जो हमारे यहाँ बोली जाती हैं, या आप पढ़ते हैं 3 भाषाएं तो लगभग निश्चित रूप से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। यदि तीनों भाषाओं को आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो जब तक एमए स्तर पर जाएंगे तब तक आप देखेंगे कि हमने शुरू में हिंदी का संज्ञा शब्द पढ़ा था और अंत में जाते 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 हिंदी का साहित्य नाम की एक बहुत बड़ी पुस्तक बन जाती है। तो साहित्य का मतलब है एक ऐसा लेखा जोखा उस भाषा का जो हमें शुरुआत से लेकर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी, उसके नियमों की, उसमें नए आने वाले शब्दों का, अन्य भाषाओं से आने वाले शब्दों की उसमें जुड़ाव आदि सारे शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार बोली का साहित्य नहीं लिखा जाता। बोली का साहित्य इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि इसका व्याकरण नहीं होता,
क्योंकि इसका अपना शब्दकोश नहीं होता। ये परिवर्तन होने वाली इकाई होने के कारण उसे नियमबद्ध नहीं किया जा सकता। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, दो शब्द हमारे घरों में बहुत ही उचित रूप से काम में लिए जाते हैं। एक होता है जीवन के लिए आवश्यक पानी और दूसरा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वाणी। इन दोनों शब्दों को बुजुर्गों ने महसूस किया और अपने शब्दों के रूप में एक छोटी सी दोहे के रूप में एक लाइन लिखी है, एक पंक्ति है जो हमें निश्चित रूप से याद भी रखनी चाहिए और वाणी या बोली को वो अपने परिभाषा के रूप में भी परिभाषित करती है। ये अभिव्यक्ति क्या है, ये एक उक्ति क्या है वो देखिए। कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बदले वाणी। इससे स्पष्ट है कि आप और हम सभी कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। जब भी खेतों में ट्यूबवेल या कुएं का खुदाई का कार्य होता है तो थोड़ी सी दूर पर पानी बदल जाता है, यानी कोस कोस, बहुत कम दूरी पर पानी के जो स्वाद है उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार 5 कोस पर बदले वाणी। यदि आप 5 कोस पर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई निर्धारित मापदंड है, ये अभिव्यक्त करने का शब्द है। कहने का मतलब पानी है वो बहुत कम दूरी पर बदल जाता है, जबकि वाणी है, बोली है, वो थोड़ी दूर जाकर बदल जाती है। तो आज हमने चर्चा की भाषा के प्रकार की और भाषा की दूसरी इकाई उपभाषा या बोली। फिर हमने पढ़ा बोली और भाषा में अंतर। अब मैं आप सभी को एक नवाचार के बारे में बताना चाहूंगा कि हम अभी 1 महीने लगभग क्लास लगने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सा आप मेरे भेजे जा रहे उन वीडियो को सुने। हालांकि देपालपुर के छात्र छात्राएं ये सारे पहले लिख चुके हैं, इसलिए आपके पास वर्णन है, आप आसानी से उन्हें याद कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ही व्याकरण का एक बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से पूर्ण होता है, उसके बाद आपको मैं कुछ प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। और जब आप उत्तर देंगे, आप कितना समझते हैं, कितना याद करते हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखकर व्हाट्सएप और किसी अन्य माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। वो प्रश्न कौन से होंगे ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। पिछले 3 सत्र में जो हमारी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस 1 महीने के अंतर्गत हम हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखें, बोर्ड के प्रश्न आपको वही दिए जाएंगे जो टॉपिक जिस बिंदु पर हमारी चर्चा हो जाएगी, जिस बिंदु में आप वीडियो के द्वारा और अपने लिखित दोनों तरीकों से एकदम स्पष्ट कर पाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तब जाकर के आपको प्रश्न भेजे जाएंगे। आज का आपको वीडियो कैसे लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट करें और सुझाव दें। मैं आपके इंतजार में। धन्यवाद।